नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के हिंदी साहित्य में जो प्रेमचंद है, लेखक मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानी गुल्ली डंडा पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके, जिसमें हमने लेखक परिचय पढ़ा है और आगे देखते हैं। इसमें ये जो कहानी है गुल्ली डंडा कहानी, ये कहानी बचपन की, इसमें बचपन की यादें सजोई गई है। इसमें जो है लेखक या कथा का जो होता है कथानायक प्रेमचंद, वो और उनका बचपन का जो सखा है, जो मित्र है गया, दोनों में गहरी दोस्ती थी। बिना किसी भेदभाव के वो खेल खेलते थे। कौन सा? गुल्ली डंडा। आपको भी याद आ गया होगा, या आप भी अभी तो नहीं खेलते होंगे, छोटे थे तो खेलते होंगे। तो यहाँ पर ये जो गुल्ली डंडा कहानी है, इसका नाम सुनते ही आपकी भी यादें ताज़ी हो गई होंगी। यहाँ पर कथानायक यानी लेखक और उनका मित्र जो है गया, बचपन में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के कहानी, ये जो है गुल्ली डंडा, ये खेल खेलते थे। यहाँ पर जो गुल्ली डंडा खेल है, ये भारतीय खेल है और सस्ता है, यानी कि जो दूसरे खेल है जैसे क्रिकेट है, तो यहाँ पर जो क्रिकेट है तो महंगा है, उसमें अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गुल्ली डंडा खेल है, इसमें 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं और कहीं पर भी खेला जा सकता है। इसमें पेड़ की एक टहनी काटी, उसकी गुल्ली और डंडा बनाया और खेल शुरू। इसमें 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कथानायक है लेखक, वो और जो उसका बाल सखा है, बचपन का मित्र गया, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन 20 साल के बाद जब लेखक अफसर बनकर के उसी गांव में वापस आता है, तो पद और प्रतिष्ठा जो है दोनों में नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक भेदभाव उत्पन्न कर देती है, संबंध स्थापित कर देती है। स्वाभाविक जो संबंध होते हैं उनमें भेद स्थापित कर देती है। वैसे संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि जो कथानायक है, जो लेखक है, वो अफसर बन चुका है और जो गया है लेखक का मित्र यानी कथाकार जो है कथानायक, उसका मित्र जो है साई से यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला एक मजदूर है। तो दोनों में पद और प्रतिष्ठा जो है, दोनों में भेदभाव या संबंध को कमजोर बना देती है। यहाँ पर बचपन, दोनों की बचपन की यादों को सजोया गया है। कथानायक यानी प्रेमचंद और उनका बचपन का जो सखा है गया, दोनों की जो बचपन की यादें हैं, उन्हें यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और पद और प्रतिष्ठा किस प्रकार संबंधों को कमजोर कर देती है, इसके बारे में बताया गया है। लेखक परिचय हम पढ़ चुके थे। इनका जो मूल नाम है, इनका जन्म 1880 में, सन 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय सोजावतन नाम से इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी जो पहली कहानी है वो सोजावतन या फिर
परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक, जो अब इंजीनियर हो गया, उसी गांव में आता है। यहाँ अब बचपन की जो यादें हैं उनको सजीव करने के लिए वो गया से मिलना चाहता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नजर नहीं आती है। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी जो है गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यहाँ पर गया और कथानायक यानी लेखक के बीच में दीवार किसे बताया गया है? अप्सरी को। यानी कथानायक लेखक जो है वो अफसर बन गया था और पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने के कारण दोनों के संबंधों में कमी आ गई थी, कमजोर हो गए थे और यहाँ पर अफसर उनके बीच में दीवार बन गई थी। ये दर्शाते हुए कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। यहाँ पर गुल्ली डंडा खेल जो है इसे सब खेलों का राजा बताया गया है। अब भी कई लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि इनके साथ जाकर मैं भी खेलने लगूं। न लोन की जरूरत है, न तो इसमें किसी मैदान की जरूरत है, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती यानी जो विदेशी खेल है उसमें सबसे बड़ी ऐब ये है कि उनके सामान महंगे होते हैं, जो वस्तुएं होती है खेलने की वो महंगे मिलते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च किए, सैकड़ा यानी 100 रुपये खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा के बिना हर फिटकरी के चौका रंग देता है। ये मुहावरा है, हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए, यानी कि बिना कुछ खर्च किए ही अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना। यहाँ पर हर फिटकरी बिना हर फिटकरी के रंग चोखा आ जाए, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं, ऐसे पागलपन छाया हुआ है कि अपने सभी चीजों से हमें अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं, अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन, जो गरीब है और जो बिना दाम के, बिना पैसों के खेले जाते हैं वो ऐसे हमारे भारतीय खेल है गुल्ली डंडा जैसे। लेकिन जो पैसों में खेले जाते हैं और जिनके पास धन है वो खेल उनके लिए है, यानी गरीबों के लिए तो हमारे जो भारतीय खेल है गुल्ली डंडा जैसे खेल खेले जाते हैं जो बिना किसी पैसों के खेले जाते हैं, और जिनके पास अधिक धन है जो उन्हें वो अंग्रेजी खेल खेलते हैं, विलायती यानी दूसरे देशों के खेल खेलते हैं। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो, क्यों यह आदत, व्यसन यानी आदत मरते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है। गुल्ली डंडा का खेल जो होता है उसमें आंख फूट जाने का डर लगा रहता है। तो क्रिकेट से जो है सिर फूटने का और तिल्ली फटने का, टांग टूट जाने का डर रहता है और गुल्ली डंडा में ऐसा नहीं है। तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी की बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में, यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। यानी गुल्ली डंडा का खेल ही मुझे रुचिकर लगता है, अच्छा लगता
है। यहाँ पर लेखक कहता है कि सब खेलों का राजा जो है वो गुल्ली डंडा है। यानी लेखक ने, कथानायक ने गुल्ली डंडा को सभी खेलों का राजा बताया गया है और भारतीय खेल बताया गया है। जो विदेशी खेल होते हैं जैसे क्रिकेट है मान लीजिए, यहाँ पर उसकी जो वस्तुएं होती हैं, जो सामान होते हैं खेलने के, वो महंगे होते हैं। और जैसे कि गुल्ली डंडा खेल है, हमारे भारतीय खेल जो है ये कौड़ी के दाम में, यानी इनमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे भी यहाँ पर एक पेड़ की टहनी काटी, उसका डंडा बनाया, गुल्ली बनाए और दो खिलाड़ी ज्यादा खेलना शुरू। जबकि क्रिकेट जैसे खेल में जो विलायती खेल है, विदेशी खेल है, उसमें अधिक खिलाड़ी की जरूरत होती है और उसकी जो वस्तुएं हैं, खेलने के जो सामान होते हैं वो महंगे होते हैं। तो जो विलायती या अंग्रेजी खेल होते हैं, विदेशी खेल जो होते हैं वो धनवानों के लिए होते हैं और जो भारतीय खेल होते हैं वो हमारे देश के गरीब लोगों के लिए होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर लेखक यह सब कुछ दोनों में भेद प्रकट करता है। लेखक यानी कथानायक जो है प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, लड़ाई झगड़े व सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भी भेद नहीं रहता है, जिसमें छुआछूत की भावना, अमीर गरीब की भावना ऐसा नहीं रहता, इनका भेद नहीं रहता, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश न थी। जो चोचले करते हैं, जो दिखावापन करते हैं, उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, यानी भला बुरा कर रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बड़े वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे था, जल्दी रोटियां सेक रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की, टूटी हुई नाव की तरह डगमगा रहा है। जिस प्रकार से टूटी हुई नाव डगमगाती है, उसी प्रकार से लेखक यानी कथानायक जो है उसका भविष्य अंधकारमय है, ऐसा उसकी माँ सोचती है। और मैं की पदाने में व्यस्त हूँ, न नहाने की सुध है न खाने की सुध है। यानी कथानायक या हम कहें कि लेखक जो है खेल खेलने में बड़ा व्यस्त है, न खाने की याद है न नहाने की याद है, बस खेल में व्यस्त है। गुल्ली है तो जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। यानी गुल्ली को जो है मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरने वाला बताया गया है, गुल्ली डंडा का जो खेल है उसे। मेरे हमजोलियों में यानी लेखक के साथियों में एक लड़का था गया नाम का। यहाँ पर लेखक अपनी कहानी सुना रहा है, बचपन की यादें ताजा कर रहा है कि मेरे साथियों में एक लड़का था, उसका नाम था गया। यहाँ पर गया जाना नहीं है, नहीं किसी शहर का नाम है, गया एक लड़के का नाम है जो कि लेखक का मित्र था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। लेखक अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी यादें जो है ताजा कर रहा है। दुबला लंबा बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां थी, बंदरों की सी चंचलता, वही झल्लाट गुल्ली कैसी भी हो इस तरह लपकता था जैसे चिपकली कीड़ों पर लपकती है। यानी गुल्ली डंडा का खेल खेलने में अत्यधिक ही माहिर था। यहाँ पर उसकी विशेषता बताइए कि उसका नाम गया था और वो लेखक से, कथानायक से 2-3 साल बड़ा था, उसका जो बचपन का मित्र था। दुबला लंबा बंदरों के जैसी उसकी पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां थी, बंदरों की जैसे ही उसमें चंचलता थी और वो खेलने में माहिर था गुल्ली डंडा, इसीलिए दाव जाने नहीं देता था और इस तरह से वो गुल्ली को
यहाँ पर गुल्ली कल्प का चैंपियन किसे कहा गया है, यानी लेखक का जो मित्र था गया, उसको गुल्ली कल्प का चैंपियन बताया गया है। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित होती ही थी, यानी कि गुल्ली डंडा खेल खेलने में बड़ा ही माहिर था। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे, यानी अपना साथी बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, जो क्षमा करने योग्य है। लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता था, पिंड यानी पीछा। लेकिन गया जो है वो अपना दाव लिए बगैर मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई अवसर नहीं था, यानी निवेदन करने का कोई भी अवसर नहीं था। गया ने मुझे दौड़ करके पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ, यानी मेरी बाजी जो है देकर के जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बाद पदने के समय क्यों भागे जा रहे हैं, यानी दोनों खेल खेलते हैं और जो है लेखक जब पदने लगता है यानी तो घर जाने लगता है, लेकिन गया जो है कथानायक का मित्र वो कथानायक को जाने नहीं देता कि अब मेरा जो है मेरा दाव है, तो तुम क्यों जा रहे हो, क्यों भाग कर जा रहे हो, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता हूँ। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊँ न पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, यानी कि गया जो है लेखक से कहता है कि मेरा दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो तुम। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो, कथानायक गया से कहता है। घर कैसे जाओगे, कोई दिल्लगी है, कोई हंसी मजाक थोड़ी ही है। दाव दिया है, दाव लेंगे, बाजी हमारी है और हम लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, यानी बचपन में भी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ चीज़ दे देते हैं तो कहते हैं कि मैंने कल तुझे वो चीज़ दी थी ना, तो यानी कि सामने वाला मान जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कथानायक करता है कि कल उसने गया को अमरूद खिलाया था, वह लौटा तो वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, तुमने दिया था तब मैंने खाया है, मैं तुमसे मांगने न गया था। यानी यहाँ पर भी जो लेखक है वो गया से जो अमरूद खिलाया था उसे वापस मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल अमरूद खिलाया था, या तो वापस दो, और तुमने दिया था। यहाँ पर गया कहता है कि तुमने दिया तभी तो मैंने खाया, मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, या फिर तुम्हारे से मांगने नहीं गया था मैं। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव नहीं दूंगा, बाजी नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किस स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ कैसा सलूक करता है, कैसा व्यवहार करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है। यानी कथानायक कहता है कि जब गया ने मेरा अमरूद खाया है तो अब वो मुझसे बाजी क्यों ले रहा है, दाव क्यों ले रहा है, मुझे क्यों बताना चाहता है। रिश्वत देकर तो लोग खून बचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर गया। अमरूद पैसे के 5 वाले थे,
जो गया के बाप को भी नसीब नहीं हुए होंगे। यह सरासर अन्याय था। यहाँ पर लेखक ने सरासर अन्याय किसे बताया? गया के द्वारा अमरूद खाने पर, जो अमरूद पैसे के 5 थे और ऐसे अमरूद गया के बाप ने भी कभी नहीं, गया के पिताजी ने भी कभी नहीं खाए होंगे। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, तुम्हें खेल तो खेलना ही होगा, बाजी तो देनी ही होगी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, न्याय की शक्ति थी, वह अन्याय पर डटा हुआ था। गया कहता है कि मुझे न्याय का बल था और वह अन्याय पर डटा हुआ था। यहाँ पर लेखक कथानायक हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहता है। वह मुझे जाने न देता था, मैंने उसे गाली भी दी, उसने उसे कड़ी गाली दी और कड़ी गाली दी। गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया, मैंने उसे दांत से भी काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, डंडा मार दिया, मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। यहाँ पर कौन सा अस्त्र जो है प्रभावकारी बताया गया है? रोने वाला अस्त्र। भागा, मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया, हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पीट गया, एक मामूली से लड़के के हाथों पीट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ। लेखक को कौन सी बात अपमानजनक मालूम हुई? यानी अपने मित्र के हाथों पीट जाना उसे अच्छा नहीं लगा, उसे अपमानजनक मालूम हुई कि वो एक मामूली सा लड़का और मैं थानेदार का लड़का और उसके हाथों पीट गया था। तो यही बात लेखक को जो है अच्छी नहीं लगी थी या अपमानजनक लगी थी, लेकिन घर में किसी से शिकायत यहाँ पर लेखक ने नहीं की और घर चला गया। धन्यवाद।